पैसे दे ही रहे थे तो फिर उन्होंने बस में आग क्यों लगाई? पता नहीं साहब, जब उन लोगों ने आग लगाने की धमकी दी सभी लोगों ने अपने गहने लगे देने लगे, पर उनको तो आग लगानी थी और लगा दी। साहब, मेरे बाबा को मेरी आंखों के सामने जला डाला। अगले कुछ ही दिनों में पुलिस ने दोनों कथित मुलजिमों को पकड़ने के लिए अपना जाल फैला दिया। इस हादसे में बच निकले यात्रियों की मदद से उन दोनों का हुलिया तैयार किया गया। फिर उनके पोस्टरों को आसपास के गांवों की दीवारों पर चिपका दिया गया। ये क्या चक्कर है? ये कहां लगा हुआ था? क्यों फट लिया? गांव के आसपास हर तरह चिपके पड़े हैं हर तरफ, और जमुना की गांव में एक भी ऐसी दीवार नहीं जहां पे ना लगे हो। वहीं से लाइए फाड़ कर। सारे क्यों नहीं फाड़ दिए उसने? बाप का राजा ना, सारे क्यों नहीं फाड़ दिए? अब क्या करेंगे हम? कहां जाएंगे? यहीं बैठे रहे आराम से। यहां हमें पकड़ने के लिए कौन आ रहा है यार? हम यही ठीक है। तुम ऐसा कर, अपनी बीवी को बोलियो कि वो इस बारे में जरा भी किसी से बात ना करे, सब ठीक हो जाएगा। कौन मरा है? उन्होंने मेरी गुड़िया भी ले ली और उसके बर्तन भी। माँ ने आपके लिए लड्डू बनाए थे, वो भी चले गए। माँ कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? आएगी, माई भी आ जाएगी। तू बस चुप कर जा। तूने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या बोला था? कम बोलेगी तो जल्दी अच्छी हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? आपको किसे अंदर आने दिया? कैमरा लेकर के कैसे अंदर आ गए आप? 22 लोग यहाँ पे मर चुके हैं, लोग यहाँ दर्द से तड़प रहे हैं और आपको कैमरा चलाने की लगी हुई है। बाहर निकलिए। किसने इन्हें अंदर आने दिया? किसी को अंदर आने मत देना। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अपनी स्टोरी के लिए कुछ लोगों से तो बात करनी पड़ेगी। मैं क्या इस छोटी लड़की से बात कर सकती हूँ प्लीज? क्यों नहीं बात हो सकती? उसमें तो आपकी स्टोरी के लिए पूरा मसाला मिलेगा। बूची से बढ़कर कौन हो सकता है? तस्वीर उतार लेना उसकी अच्छे से। 6 साल की है वो, पूरी तरह से झुलसी पड़ी हुई है। इस हादसे में उसकी माँ भी मर गई। फिर 5 दिन से वो माई माई पुकारे चली जा रही। जितनी ऊंची उसकी पुकार उतनी अच्छी आपकी स्टोरी है ना? डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जल्दी आओ। मेरी बुच्ची को कुछ हो गया, मेरी बुच्ची को कुछ हो गया। बुच्ची, बुच्ची, ये एकदम से बेहोश हो गई। बुच्ची, बुच्ची। आदमी जलकर मर गए। मरने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे थे झूमर। अब अगर पकड़े गए ना तो फांसी से कम सजा नहीं होगी, कह दे रहा हूं। 23 लोगों को जलाकर मार डाला हमने। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारे दिमाग को हुआ क्या था। कैसे कर सकते हैं यार हम ये सब? तूने तीली गिराई क्यों? वैसे तो बड़ी हाँकता रहता है। आया समझदार का बाप चल के। ज्यादा न गुर्रा। उस हबड़ में तूने मेरा दिमाग कब्जा लिया था। कैसे चिल्ला रहा था बाहर, झूमर जला दे, माचिस जला दे, सारी बस। ऐसी हालत में कुछ सूझेगा मुझे? और तिल्ली गिरी क्योंकि मेरा हाथ जल गया था। खुद को देखा था तूने? हाँ? इधर बस जल रही थी, उधर तू सारे लोगों को लूटने में लगा हुआ था। हाँ, तू तो जैसे बड़ा लोगों की मर्रम पट्टी करने में लगा था ना। अरे भागते की लंगोटी तक उतरवा ली तूने। और मेरा मुंह मत खुलवा, क्योंकि मैं भी नहीं खोल लूं अपना। कम से कम तेरी तरह बेशर्मी नहीं छाड़ रहा हूं मैं अपनी इस करनी पर। जाकर अपनी बीवी के कान से पहले बुंदे उतरवा, इससे पहले कि कोई पूछा-पाछी शुरू करे। बेचा यार। इसी दरमियान पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए सामान गिरवी रखने वाली दुकानों की छानबीन भी शुरू कर दी। मंगरू
पड़ोस के एक गांव के जिस सामान गिरवी रखने वाले को अपना ज्यादातर लूट का माल बेचता था, वो दुकानदार पुलिस को हाथ लगे सुरागों की एक महत्वपूर्ण कड़ी था। अरे मैंने क्या किया भैया? मुझे क्यों पकड़ रहा है? साले सब समझ आ जाएगा। बता तेरा दूसरा साथी का साले को पार करेगा तो अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया? कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? ले जा रहे भाई, इसकी खातिरदारी क्या किया मेरे बच्चे ने भाई? तेईस क्या जनों किया? को खा गया कुत्ता। अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? अरे छोड़ दो, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। उसी रात झूमर और मंगरू से पूछताछ शुरू की गई, जहां उन्होंने बस का लूटना और जलाना कबूल किया। वे पुलिस को उन जगहों पर भी लेकर गए जहां से उन्होंने छुरा, पेट्रोल और माचिस की डिबिया खरीदी थी। 2 हफ्तों के बाद एक पहचान परेड करवाई गई। इस परेड में हादसे से बचे यात्रियों ने झूमर और मंगरू को पहचानने का दावा किया। मंगरू राम और झूमर प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट तकरीबन 2 महीनों के बाद दाखिल हो सकी। वो सब झूठ है जज साहब। मैं ठहरा एक गरीब दलित, मुझ पर इल्जाम लगाना कौन सा बड़ा काम ठहरा? जब असली चोर नहीं पकड़ गया तो मुझे फंसा दिया। साहब मुझे छुड़ाओ, मुझे जाने दो। इस हादसे में 23 लोगों की जानें गई हैं। वो भी तो गरीब थे, लाचार थे। उनके बारे में कुछ सोचा तुमने? क्या इन 23 मौतों की जिम्मेदारी तुम कबूल करते हो? मैं किसी की मौत का जिम्मेवार नहीं हूं सरकार। इस इलाके में अपराध दर इतनी ऊंची और सुनवाई के लिए इंतजार में पड़े मुकदमों की सूची इतनी लंबी थी कि जांच गिरफ्तारी के तकरीबन 1 साल बाद ही शुरू हो सकी। प्रोसिक्यूशन के वकील हरि प्रसाद के पास चश्मदीद गवाहों, बस यात्रियों और ड्राइवर के बयानों का अंबार लग गया, लेकिन झूमर और मंगरू को सरकार की तरफ से बचाव के लिए अभी तक कोई भी वकील नहीं दिया गया था। जनाब, बस को चढ़े अभी आधा घंटा बीता होगा कि मुझे पेट्रोल की बदबू आने लगी। मैंने बस को रोक दिया और कंडक्टर को कहा देखने के लिए। अरे ये पेट्रोल की बदबू कहां से आ रही है, जरा देखिए मेरे यार। ये लड़का बस में पेट्रोल गिराने लगा और वो दूसरा वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अगर किसी ने पैसे न दिए तो वो पूरी बस में आग लगा देगा। सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ये लड़का उतरा। जनाब, इस छोरे ने बाहर जाके गेट को बाहर से बंद कर दिया। मैंने दूसरे वाले को दबोचना चाहा तो उसने मेरे गले पे छुरा रख दिया। मुझे दरवाजा चलना दिखाएगा वरना पूरा फिर दूंगा साले। मैं अपनी चीजें समेट रहा था कि जो बच जाए वो भला। तभी अचानक बस में आग भड़कने लगी। मैंने लोगों के पूरे शरीर जलते हुए देखे। मैं बहुत घबरा गया। घबरा कर बस से कूदा और भागने लगा। अपनी पैंट उतार, पैंट उतार। तनिया मेरी चल गई है। पत्रिका देता हूँ। साले पैंट क्यों उतारा? पैसे भी निकाल, ये घड़ी उतार, चेन भी दे। अबे जल्दी कर। अगर इनका बस चलता योर ऑनर तो ये लोग जलते लोगों की जेब में भी हाथ डाल देते। जब छोटे छोटे बच्चे और औरतें आग से लिपटे हुए जिंदगी की दुहाई मांग रहे थे, तब भी ये लोग दरिंदों की तरह भागते हुए लोगों की खालें नोच रहे थे। झूमर प्रसाद और मंगरू राम, क्या तुम लोग कोई गवाह पेश करना चाहोगे? ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं सरकार। हमने कुछ नहीं किया। माई बाप, हमें फंसाया जा रहा है। अभी झूठ बोल रहा है तू? बोल के तू लूट रहा था जब बस चल रही थी। बोल के तू लूट रहा था जब पूंजी मदद को चिल्ला रही थी। नहीं लूटा। बोल के तू लूट रहा था जब चुनिया तेरे पांव पर गिरी थी। बोल हराम चाले, बोल। तेरा तो पाप भी होने का साले। बोलता गई। इस सब ने बढ़ने से पहले तेरी चिनाब की है, समझा? समझ रहा है? और तू कहता है कि ये सब तूने नहीं किया? नहीं किया तूने? बोल। इस सब के बीच एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मानवाधिकार चुनौती की ओर से एक लॉयर राजदीप वोरा ने झूमर और मंगरू का केस ले लिया। ऑनर, ये ट्रायल एक नाइंसाफी है। मेरे दोनों मुवक्किलों को 1 साल बिना किसी वकील के हिरासत में रखा गया।
मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि दोनों अभियुक्तों को सुनवाई का एक और मौका दिया जाए। योर ऑनर, पर हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनसे इन लोगों ने पेट्रोल खरीदा, माचिस खरीदी। उनके बयानात से साफ साफ जाहिर होता है कि ये काम बहुत ही सोच समझकर और पुख्ता प्लानिंग के साथ किया गया। गवाह गलत भी हो सकते हैं योर ऑनर। यहाँ कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो कहती हैं कि वारदात के समय 2 नहीं बल्कि 4 लड़के मौजूद थे, और कुछ गवाहों ने तो अदालत में इन दोनों की गलत पहचान की। गोपाल सिंह की गवाही में ये साफ साफ दर्ज है कि जिस समय वो जलती हुई बस से उतर के भाग रहा था, उस समय झूमर प्रसाद ने उसकी पैंट तक उतरवा ली थी। सर, दर्ज की गई रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल सिंह की पैंट का कलर था भूरा, और जो पैंट बरामद की गई है उसका रंग है आसमानी। अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस सवाल को सुलझाया नहीं है। उस रात जलती हुई बस में इतना हड़कंप था, इतनी आपाधापी थी कि गवाहों की याददाश्त का थोड़ा इधर उधर होना एक मामूली सी बात, और खासतौर पर तब जब वो गहरी नींद से चौंक कर उठे हों। तो फिर मेरे मुवक्किलों को बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलना ही चाहिए योर ऑनर। ये उनका पहला जुर्म था, और इस जुर्म के पीछे अगर कोई मकसद था तो वो था सिर्फ चोरी करना। किसी को मारना या किसी को जला देने की उनकी मंशा बिल्कुल नहीं थी। कोई व्यक्ति पेट्रोल छिड़क रहा है, हाथ में माचिस की जलती हुई तीली लिए खड़ा है, मेरी समझ में यह नहीं आता कि होने वाले हादसे से वो बेखबर कैसे हो सकता है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि 23 लोगों की जान लेने वाले इन दरिंदों को फांसी से कम सजा ना दी जाए। मुकदमे में जांच पड़ताल 6 महीने तक चलती रही। जांच के अंत में जज का यह मानना था कि दोनों अभियुक्त इस त्रासदी में मारे गए 23 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, पर उन्होंने कहा कि वो अपना फैसला अभियुक्तों से अकेले मिलने के बाद देंगे। झूमर और मंगरू की जज से 2.5 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान अदालत के बाहर भीड़ जुटी हुई थी, जो ये शर्त लगाने में मसरूफ थी कि आखिर सजा क्या ठहराई जाएगी। वहां 2 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है और आप लोग सट्टा खेल रहे हैं। बंद कीजिए ये मजाक, शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारी शर्म कहां गई? वो दोनों लौंडे 23 लोगों की जान से खेल गए, वो कुछ नहीं, मेरी नन्ही सी बच्ची को खा गए वो हरामजादे। तुम कैसे लड़ सकते हो उनके लिए? तुम क्यों बताना चाहते हो उनको? बताओ। इस वारदात के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव था, और वो था थोड़े से पैसे कमाना, जिसके लिए मुलजिमों ने एक खतरनाक रास्ता अपनाया। इस जुर्म के लिए मुलजिम आखिरी सांस छूटने तक फांसी की सजा के हकदार है। इससे कम कोई भी सजा हमारे समाज की सुरक्षा के ढांचे पर एक सवालिया निशान होगी। द सेंटेंस इज सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन बाय द हाई कोर्ट। तेरे कलेजे ने ठंडक ने फांसी दिलवाकर, अरे हमें भी मार डाल, चला दे हमें भी फांसी के सकते पर। अब किसी से क्या कहना है बेटा, इसकी करनी थी तो इसे सजा मिल गई। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। फांसी की सजा ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और मृत्युदंड की खिलाफत करने वाले झूमर और मंगरू पर लगाए गए इल्जामों से सहमत थे, फिर भी उन्होंने इस सजा का जमकर विरोध किया। राजदीप वोरा ने सेशंस कोर्ट के इस फैसले को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि झूमर और मंगरू को फांसी ही होनी चाहिए? जब बस चल रही थी, लोग मर रहे थे, जब झुलसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जब अस्पताल में लोग हर सेकंड मौत से जूझ रहे थे, उस वक्त वहां खड़ा होकर ड्यूटी मैं कर रहा था। राजीव साहब, मैं, आप नहीं। अगर उनमें से किसी एक की भी करा आपके दिल से होकर के गुजरती ना, तो मैं आपसे पूछता क्या चाहते हैं आप जज्बातों में बह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। जरा सोचिए, इन दिनों को फांसी दे देने से मसला हल नहीं हो जाएगा, दुनिया सुधर नहीं जाएगी। इस जुर्म की जड़ हमारा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है, और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बात अगर पिछड़ेपन की है तो देश की आधी जनता गरीबी की जिंदगी बसर कर रही है। आपके हिसाब से तो उन सबको छुरा लेकर निकल जाना चाहिए, बसों को लूटने, लोगों को जलाने के लिए, है कि नहीं? तुम्हारे कहने का मतलब है इन दोनों को फांसी दे देने से पूरे देश में जुर्म खत्म हो जाएगा? पूरी दुनिया में कहीं भी फांसी के डर से जुर्म घटा नहीं है।
क्यों हमें किसी की हत्या करनी पड़ती है ये दिखाने के लिए कि हत्या पाप है? क्यों? मुझे आपकी दुनिया और आपकी महानता से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि उन दोनों को फांसी लगनी चाहिए, बस। एक तरफ तो तुम उन दोनों को फांसी की तरफ धकेल रहे हो और दूसरी तरफ खुद हर महीने उनके घर जाकर उनका खर्चा पानी देते हो। क्यों करते हो ये सब? क्या ये तुम्हारे अंदर का चोर नहीं है? जवाब दो। हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को मंजूरी देकर फांसी का दिन निश्चित कर दिया। राजदीप वोरा ने मर्सी पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया कि मेरी एक बिटिया है जिसको अब तक देखना भी नसीब नहीं हुआ और जिसकी उम्र सिर्फ 2 ही साल की होगी। उसकी देखभाल कौन करेगा? और वकील साहब, ये बात जरूर लिख दीजिएगा कि अगर मेरी बहन की शादी के लिए पैसा नहीं चाहिए होता तो मैं लूटपाट कभी भी नहीं करता। कसम से ऐसा सोचता भी नहीं। तुमने अच्छी तरह से सोच लिया, तुम्हें और कुछ नहीं कहना? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर दया की जाए। इतने समय तक झूठ बोलता रहा, इसके लिए माफी जरूर चाहूंगा। 23 लोगों को जलाकर मार डालने की जिम्मेवारी मेरे सर पर है। मार्च 1995 में राजदीप वोरा ने गवर्नर के ऑफिस में मर्सी पिटीशन को दाखिल किया, जिसे गवर्नर ने खारिज कर दिया। बाद में उसने क्षमा के लिए राष्ट्रपति को भी अपील की, पर सितंबर 1995 में राष्ट्रपति ने भी उनकी इस अपील को ठुकरा दिया। अम्मा, तार आया। बेटा, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, तू ही पढ़ दे। सरकारी मोहर भी है। झूमर प्रसाद और मंगरू राम को 23 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत 31 मार्च 1996 की सुबह 5 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। इस समय तक सरकार को बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से झूमर और मंगरू को माफ करने की अपील से भरी चिट्ठियां मिलने लगी। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने दूसरी मर्सी पिटीशन पब्लिक अपील के रूप में राष्ट्रपति तक आगे बढ़ाई। उधर राजदीप वोरा राष्ट्रपति का जवाब आने तक फांसी की सजा पर स्टे ऑर्डर लेने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन भोपाल के जेल अधिकारी इस सबसे बेखबर थे। ईश्वर, मुझे बता मेरे जीवन की और कितनी घड़ियां बाकी हैं, मेरी कितनी सांस जिंदगी और मौत के बीच में है, क्योंकि जिंदगी जितनी भी मुझे मिली है उसे मैंने जैसे इस्तेमाल किया मुझे नहीं मालूम कि उसका फल कौन कमाएगा। मुझे मेरे सब अपराध क्षमा करो। मैं जानता हूँ बहुत देर हो चुकी है, लेकिन प्लीज ये 2 लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे ये डॉक्यूमेंट आज ही चाहिए। आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। शुक्रिया। छोड़ दो, छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, क्या हुआ? हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है और ये अब खबर जल्दी से भोपाल पहुंचानी है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर कुमार, मैं दिल्ली से राजीव बोरा बोल रहा हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगरू और झूमर की फांसी पर रोक लगा दी है और मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जाके ये मैसेज वार्डन को दीजिए। लेकिन कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ अभी आप जाइए और मैसेज दीजिए प्लीज।
इनकी फांसी टल गई है। दिसंबर 1996 में राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। मंगरू राम और झूमर प्रसाद जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। अगर उन्हें सरकार की तरफ से कोई छूट न मिले तो वो सन 2006 में जेल से रिहा होंगे। राजदीप बोरा आजकल मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी लड़ाई में जुटे हैं। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार मध्य प्रदेश में अपनी नौकरी पर बने हुए हैं। चुनिया की शादी अब तक नहीं हुई है। वो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हुए अपनी बूढ़ी दादी के साथ रह रही है। बूची के पिता मुकदमे के बाद अपने गांव लौट गए। इस हादसे से बचे हुए यात्री और मारे गए लोगों के परिवार 11 मार्च 1992 को हुई इस दुर्घटना को भूल नहीं पाए हैं। ये बस अरे बाबू, बड़ा लिखा पढ़ी करते हो? यहाँ के स्कूल में मास्टरी करने आए हो क्या? अरे काहे को खामखा मास्टर बना रहा है यार। बस थोड़ा यही अखबार के लिए लिख लगा लेते हैं। हाँ। ये तुम्हारे एमएलए बाबू है ना? हाँ। इनसे थोड़ी बातचीत करने के लिए आए हैं। अच्छा। क्या समझते हो, इस बार जीतेंगे हारेंगे? अरे बाबू, को जीते या हारे हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे जीत कर मुझे कौन सी नई मोटर दिला देगा बाबू साहब? और बाबू साहब, ये सब बखेड़ा तो तुम अखबार वालों को ही रास आता है। ये नेतागिरी और चुनावों के रपड़ तो तुम अखबार में छापो, पर यहाँ तो कोई चोरी चक्कर चलता है बाबू साहब। अच्छा, क्या चक्कर चलता है? अरे बाबू साहब, बस अरे चल, अपनी खरीद का माल है, जो मर्जी कर इसके साथ। माल खराब हो रहा, क्या कर रही है? लगता है नया नया बाबू। चल अरे बाबू, आज तो तू बच गया। यहाँ तो जरा जरा सी बात पे खून खच्चर हो जाता है, और तुम्हें इनके सौदे में टांग डालने की क्या जरूरत भाई? सौदा? हाँ। तुम्हारा मतलब है इस लड़की को खरीद के लाए हैं? देखो बाबू, तू ना ज्यादा ताकझांग मत कर। तू तो अपना टिकट कटा और आज ही वापस बंबई चला जा। नेशनल डेली राष्ट्रीय टाइम्स के रिपोर्टर अविनाश वाचस्पति को यह खटका हुआ कि जिस इलाके में वो इलेक्शन की रिपोर्टिंग के लिए आया है वहां देह व्यापार के जैसा कोई धंधा पनप रहा है, और वो इस बात से पूरी तरह सहमत था कि जिस हादसे से उसका टकराव हुआ है वो इस नर्क का सिर्फ एक नमूना भर था। ये ले जी टिकट, मैं अभी आ रहा हूँ। कहीं और जाकर बैठ। अरे, मेरा क्या कर आदमी रही है? बैठा यहाँ पे। मेरा आदमी बैठा यहाँ पे। लगता है सीट घर के बैठी है। ओए, 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 देख जरा ये क्या कर रहे हैं? अरे रे, वो बुला रही है, लगता है तुम्हारी घरवाली है। अरे काहे की घरवाली? पागल है साली, पागल। ओए, ओए, हरामी साले! ओए, बात सुन! ओए, सस्ती मिल रही थी ओए, तो खरीद ली, कोटे पे चढ़ाया तो पता चला पागल है। ओए, ओए, सुन! ओए, अब जान तो छुड़ानी है ना। ओए, ओए, हरामी साले! मंडी में इसे बेचने का है दोबारा, तो एक ढेला मिलने वाला नहीं है, ऊपर से दूसरी और खरीदनी पड़ेगी मुझे। ओए, बात सुन! अरे बस जा रही है रे! अरे हरामी साले इधर आ! अबे मेरे छोड़ दे! अरे अविनाश, कैसे चल रही है तुम्हारी इलेक्शन की स्टोरी? और तुम इतना जल्दी कैसे लौट आए? तुम्हें ऑफिस में कोई काम थोड़ी ना है। बॉस है अंदर क्या? मुझे ये एंगल मत देना। मुझे सिर्फ ये पता है कि यहाँ काम लटका पड़ा है और तुम मुझे बगैर बताए गायब हो। Come on, अनायता। Mr. Pachori is waiting for you. He's not too happy. All right. और बॉस, वहां पर औरतों की हालत जानवरों से भी बदतर है बॉस। उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर बेच लिया जाता है, और ये सब कुछ चल रहा है बिल्कुल खुलेआम, बिल्कुल सरेआम चौड़े में, और कोई कुछ नहीं कर पाता इसके लिए। बॉस, मुझे लग रहा है कि असली स्टोरी सिलेक्शन में नहीं है, बल्कि इस मंडी में है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे छाप देने से दुनिया मान लेगी इस बात को? मुझे तो इसमें सिर्फ एक सेंसेशनल हेडलाइन लगती है, दैट्स ऑल। कैसी बातें कर रहे हैं बॉस? आपको मालूम है कि जिस एमएलए का मैं इंटरव्यू लेने जा रहा था, उस एमएलए के घर के ठीक सामने ये दो लंबे चौड़े आदमी इस बेचारी गरीब सी लड़की को खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे। और तो और उस एमएलए का घर भी बिल्कुल उस मंडी के बगल में पड़ता है। तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तुम्हें लगता है लोग इस मंडी के बारे में जानते नहीं? सब जानते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि इनके बारे में कुछ कर सके। पुलिस और नेताओं की आंख के नीचे हो रहा है ये सब कुछ। ऐसी सिचुएशन में ये स्टोरी कर पाओगे? अविनाश, ऐसी स्टोरीज के लिए सबूत चाहिए होते हैं,
फोटोग्राफ चाहिए होता है। मेरे सामने एक ऐसा आदमी ले आओ जो इसके बारे में मुझे इंटरव्यू दे दे। कैसी बातें कर रहे हैं बॉस? यानी कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और हमारी आंखों के सामने ये सब यूं ही चलता रहे? यानी कि औरतें बिक रही हैं, बिकती रहे? माफ कीजिएगा बॉस, मुझे लगता है कि हम खुद भी कहीं ना कहीं इस नेक्सस से डरते हैं। अविनाश, अगर डरते नहीं ना तो जाओ ये स्टोरी करके लाओ। अगर तुम ये धंधा बंद कराना चाहते हो ना तो पहले ये धंधा करके दिखाओ। जाओ और एक औरत खरीद के लाओ। एक औरत। कैन यू डू इट? अरे अरे ये क्या कर रही है? मारता क्यों है? एक दे देगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? तेरा तो पूरा थाल भरा पड़ा है, दे देना एक। भरा है तो क्या तेरे बाप का है? हाँ? चल भाग यहाँ से। चल भाग। ए, बहुत भूख लगी है क्या? हाँ? तुझे कोई खिलाने वाला नहीं है क्या? अरे मुझे संडे को छोड़ के हराम कर जाना साला। आजा आजा, हम खिलाएंगे पिलाएंगे तुझे। आजा आजा, जलेबी ले ले। ले ले। ये जलेबी भी ले ले। आजा आजा। हाँ हाँ, ये ले ले, तू जलेबी ले ले आके। हाँ। इस धंधे के उस्ताद नानू और टुंडा कजरी को वापस उसी मंडी में घसीट लाए जहां उसे पहले भी खरीदा और बेचा जा चुका था। कजरी इस मंडी के तौर तरीकों से काफी अच्छी तरह वाकिफ थी। साला दिखा नहीं रहा अपनी जात हरामी। अरे कंजर यही लाना था तो भूखा क्यों मारा? कुछ खिला तो देता। रंडी जवा छुई चपड़ मत कर। चल सीधी खड़ी होकर दिखा। चल। हाँ भाई कलवा, क्या देगा इसके? अबे क्या सड़ा हुआ माल ले आया तू? अबे चमड़ी देख इसकी, मुरझाई हुई है, रंग भी काला और वो भी ढल गया। कोठे पे बैठने के लिए शरीर में रंगत होनी चाहिए, ये तो ऊपर से नीचे तक मुरझाई हुई है। कौन लेगा इसे? हाँ, कोई झाड़ू पोछा बर्तन के लिए ले जाए तो ले जाए इसे। झाड़ू पोछा करेगी तेरी माँ, तेरी औरत। तेरा चिपरा रामजादी जब से आई है चपर चपर किया जा रही है। चल 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 चल, बता दो इसके क्या देगा? इसके 200 रुपए? हाँ। मजाक कर रहा है क्या? सटक ले, हवा आने दे, सुरता मत बन ज्यादा। चलो फुटा यहाँ से, ना आखिरी होगी है तुम्हारी। चलो। हाँ हाँ, तैयारी तो कर ली। हाँ हाँ, रख ली। उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, नर्वस तो नहीं, लेकिन पहले कभी किया नहीं ना ऐसा काम, इसलिए थोड़ा रिस्की तो है बॉस। लेकिन अब एक बार सोच लिया है तो फिर डरने से काम कैसे चलेगा? नहीं और तो कुछ नहीं, लेकिन बस ये इसकी लीगैलिटी देखने का बॉस। बाकी मैं काम पूरा प्रोफेशनली करने की कोशिश करूंगा। अविनाश, और इसके अलावा अविनाश, ये बंदूक किसकी है? बंद से दीपा। अविनाश प्लीज दीपा, तुम इसे लेकर क्यों घूम रहे हो अविनाश? मैं रख रहा हूँ। ओके? हाँ ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके, रखता हूँ, बाय। क्या तुम्हारे साथ हो जाए? प्लीज यार। ये क्या है अविनाश? मैं कहीं डाका डालने जा रहा हूँ। मजाक मत करो। क्या कर रही है तुम्हारे पास? कुछ नहीं दीपा, कुछ नहीं। ये दरअसल दीपा इट्स प्रोफेशन एंड नथिंग एल्स। कभी कभी कलम से ही काम नहीं चलना पड़ता ना, तो उसके लिए बंदूक भी चलानी पड़ती है। सो डोंट वरी, ओके? कोई वीडियो का बंडल देना भाई। तुम्हारा सिर्फ पान बीड़ी बेचते हो या कुछ जुगाड़ पानी का इंतजाम भी है तुम्हारा? इलाके में नए आए हो लगता है। कहाँ के हो? पंजाब के हैं। तो बड़ा सुना था इस इलाके के बारे में तो सोचा कि इस घाट का पानी भी पी के चलते हैं। कुछ जुगाड़ वुगाड़ करवाओ, उसका इंतजाम करवाओ तो फिर कुछ मजा भी आए। एक वीडियो बंडल दे दो। बाबूजी, सौदे वौदे की बात तो करो मत। अब जब से पुलिस का छापा पड़ा ना इलाके में, तब से सन्नाटा छाया हुआ है इधर। अब तो देसी दारू बिकती है यहाँ पे लाइसेंस के साथ। बाबूजी, आप तो पान वान खाओ, कहाँ चक्कर पड़े औरत के, भूल जाओ। अविनाश को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अनजाने आदमी से किसी लड़की का सौदा इतना आसान नहीं है। आगे खोजबीन से उसे पता चला कि बेड़िया और कंजर नाम की जातियां
इस इलाके में पारंपरिक रूप से यहां धंधा चलाती हैं। पहले उनकी लड़कियों को धूमधाम से इस मंडी में उतारा जाता था। उनके पिता और भाई उनकी दलाली करते थे, लेकिन अब इन लोगों ने अपना व्यापार काफी फैला लिया था। बाहर से लड़कियां मंगाई जाने लगी। उन्होंने देश भर के कोठों में अपने धंधे का जाल मजबूती से जमा दिया। मुंबई उनका खास गढ़ माना जाने लगा। धीरे धीरे सांस ले, सामने तेरा ग्राहक होगा। स्टाइल से आंखें उठा, दम भर के उसे देख और फिर नजाकत से आंखें चुरा ले। चल अब करके दिखा। हाँ भाई जग्गिया, ले जा इसे, एकदम ताजा माल है, ताजा। अबे तू हरामी की औलाद, अबे बस में छोड़ा और भाग गया। बड़ा मर्द बनता था, अबे आग लगी होगी किसी रोड की। साले तेरे को तो गजरी तो पागल है ना हरामजादे। अब इसकी छाती में क्यों दांत गड़ाएगा तू? साले बस के नीचे कुचलेगा एक दिन, कुत्ते की मौत मरेगा। हाँ। आजा आजा, क्यों गुस्से में आ रही बेचारे पे? पड़ गई बात तेरे भेजे में? साली मुझसे गाली गलौज करती है। अरे 2 साल पहले मैं ही इसके पैर चढ़ा के गया था मंडी में। इसका खसम भेज गया था मुझे। और कौन सा ऐसा कोठा है जहां ये नहीं गई? बहुत शाना मत बन तू। इधर देख, बात करता है तो आदड़ा बात करनी है तो इसकी कर। वो माल तेरे बस की नहीं। अरे उसकी तो पूरी तैयारी के साथ बम्बई में न सुधरेगी। देख अब की बार सरसों की फसल अच्छी होगी और होली के बाद इसके ऊंचे दाम लगेंगे और एक ही झटके में सारे साल का खर्चा बाहर। अरे खाली गाड़ी चलाने से हमारा कहाँ काम चलता है? ये साथ में पार्ट टाइम का धंधा जो है, कोई ज्यादा काम नहीं है। वो क्या है कि जाते हुए कुछ लड़कियों को ले जाता हूँ और आते हुए उन्हें वापस छोड़ देता हूँ। भाई इस रूट पे तो हमारा ड्राइवरों का ये रोज का ही धंधा बन गया है बस। यार तो मेरा भी कुछ काम बना ना। तेरा? हाँ। सच्चाई? हाँ। अच्छा तो ऐसे कर, ये तू फोटो देख, ये ले और अपना ऑर्डर दे दे। अरे फोटो के पीछे दाम भी लिखा है। हाँ। अरे सोच क्या रहा है, यहाँ पे लोग ना जूतियां कम और औरतें ज्यादा बदलते हैं। हाँ। और देख कोई और वैरायटी चाहिए ना भैया तो मुझे पहले ही बता दियो, मैं किसी खोजी से मिलवा दूंगा। खोजी नहीं समझता? नहीं बे दल्ला दल्ला। हाँ। वैसे इस इलाके में ना कोई बगैर एडवांस के माल नहीं दिखाया करता। हाँ। अविनाश को यह पता चल गया कि लड़कियों की कीमत 2000 से लेकर 30,000 रुपए तक लगाई जाती है। व्यापार में पैसा अच्छा था और कीमतें ऊंचाइयां छू रही थीं। वैसे तो शिवपुरी आगरा मुंबई हाईवे के पास पड़ता था, पर धंधे बड़े शहरों में न होकर सीमाओं पर बसे छोटे छोटे गांव में होते थे। लड़कियों का अपहरण बगैर किसी कठिनाई के होता था। सारा का सारा धंधा बंदूक की नोक पर चलता था। कौन में डाल दे इस रंडी को? 200 रुपए खाम खा फूके इस पे। अरे इतने कस्टमरों को दिखाया, कोई हाथ ही नहीं रखता इस पे। छिनाल कहीं की। खाना बंद कर इसका। अरे तो पहले कौन सा पेट भर के खिलाता था? अरे पेट भर के खिलाता तो चिकनाई के पैसे मिलते। तुझे तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। मैं तेरी गोरू ताड़ दूंगा, समझते क्या आपने आपको? साड़ी पहना रखी है इसका, साड़ी। अरे साड़ी उतारे किसी दूसरी को दे। और ये चिथड़ा में ठीक है, चिथड़ा में रख के मलमल में कजरी तो बिकेगी और जरूर बिकेगी, पर तू देख क्या पड़े आएगा कजरी की धक्के यार। समझता क्या है? हमने कहा कोई भी किसी लड़की को 1-2 साल से ज्यादा कोठे पे नहीं बिठाता। जहाँ पैर जमे नहीं वहीं पर निकल आते हैं सालियों के। उन्हें लेकिन महाराज कोठे वाले नहीं चाहिए। हाँ? वो एकदम कोरा माल चाहिए, चकाचक घर में बिठाना है भाई। अरे खालिस ठाकुर लड़की दिला रहा हूँ। थोड़ी महंगी जरूर है मगर है एकदम बप्पू गोसा। अरे आज तक उसके पूरे बदन पर किसी की उंगली तक का दबाव नहीं पड़ा। सॉलिड माल है टनाटन। और भैया चाहे ना तो कोर्ट से एफिडेविट दिला दूंगा कि मर्जी से जा रही है मेरे यार की बारात। महाराज। हाँ भैया चल। 4000 4000
नहीं यार 2000 यार। अबे लकड़ी खरीदने आया लड़की खरीदने आया? एक ही झटके में आधे की डंडी लगा दी। कुर्की के 2000। और टुंडा कहां से पकड़ के लाया से तू? अरे यार 2000 में तो चमारन भी जूता खटका देती है। कुछ मजा वाली बात करो यार। बड़ी देर से सोच रहा हूँ कहाँ देखा इस साले को। अबे तो वही बहन का टका जो उसने एमएलए के घर के बाहर लड़की छुड़वा रहा था। मेरी बात साले काली टोपी पहना ले। अविनाश, अब तो मुझे ये स्टोरी किसी भी कीमत पर चाहिए और वो भी जल्दी। तुम सब कुछ भूलकर कहीं से एक औरत खरीद लाओ। बॉस आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सब्जी खरीदने जाओ और सब्जी खरीद के ले आओ मार्केट से। अरे बॉस बहुत मारते हैं वो लोग। इस बार तो मुझे मारे डालेंगे बॉस। वो लोग इतनी आसानी से बाहर के किसी भी आदमी से डील नहीं करते और पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है इसमें। पुलिस वाले वहां पर अपनी पोस्टिंग कराने के लिए मनचाही कीमत मनचाही रिश्वत देने को तैयार रहते हैं। कोई भी कभी भी जाकर वहां पर कचहरी से लीगल एफिडेविट तैयार करवा सकता है और लोअर कोर्ट के सारे वकील घुसे पड़े हैं बॉस उसमें। और वो जो थोड़े बहुत सोशल वर्कर्स यहां से गए थे उन लड़के को छुड़वाने के लिए, पुलिस ने उल्टा उन्हें लड़कियां खरीदने के इल्जाम में उसके जुर्म में अंदर कर दिया। कुछ का तो आज तक पता नहीं है बॉस कि कहां गए वो लोग। अविनाश, यही तो है मसाला। दैट्स योर स्टोरी। और तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए तुम्हारे लिए लीगल कवर का इंतजाम करता हूँ। नहीं बॉस, लेकिन खाली लीगल कवर से काम नहीं चलेगा। मुझे इसके लिए पैसा भी चाहिए, अच्छा खासा पैसा। और आपको बतलाऊं कि 1-2 हजार अगर जेब में हो तो वहां पर कोई घास नहीं डालता। 20-20, 30-30 हजार में डील पकती है वहां पर। तुम पैसे ही फिक्र मत करो, तुम्हें जो चाहिए जितना चाहिए जब चाहिए मिल जाएगा। मगर अविनाश, इस बात का ख्याल रखना कि औरत जितनी सस्ती होगी स्टोरी उतनी ट्रेजिक और सेंसेशनल होगी। That's done. That's a gentle journalist promise. सर लीड क्या रखना है आज? अनुहिता, प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स। और सुनो, मेरी तरफ से अकाउंटेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे दो कि अविनाश जितना पैसा मांगे उसको फौरन दे दे। एंड नो पूछताछ। No पूछताछ, that's a condition, sir. Yeah. Happy? Very happy, sir. Very happy. कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ चीफ रिपोर्टर हूँ या पियोन। अब अकाउंट्स वालों को मैसेज पहुँचाना भी मेरा काम हो गया है। अगर लीड स्टोरी नहीं मिल रही है तो उस बेचारे गरीब से टाइपराइटर पे क्यों गुस्सा उतार रही है? तुम हो कहाँ और अपने रिपोर्ट्स कब फाइल कर रहे हो? मेरे बस की बात नहीं है प्रेशर झेलना। You'll find out soon enough, and you will not be worrying about leads when you do. अविनाश? Yeah, boss. जरा ये लेटर देखना। पचौरी ने तुरंत ही देश की 5 प्रमुख हस्तियों को इस संबंध में चिट्ठियां भेज दी और लड़कियों के व्यापार को लेकर राष्ट्रीय टाइम्स द्वारा चलाई गई इस मुहिम में इन प्रमुख हस्तियों को अपने विश्वास में ले लिया। दूसरी तरफ अविनाश ने 4 महीनों में 7 और यात्राएं कर डाली, लेकिन वो एक जगह पर एक रात से ज्यादा रुककर कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। इस वजह से वो किसी भी लड़की को अब तक खरीद नहीं पाया। मुबारक बाबा। क्या बाबू साहब, यार ये तो दारू ना पिया करे यार। ना वो दारू से फेफड़े खराब, उन्हें फेफड़े तो सिगरेट से खराब होते हैं। बाबू साहब, ये लड़कियों को बचाते बचाते खुद भी धंधे में उतरा। बाबू साहब, ये क्या अभी खाली हाथ डोल रहे हो? एक भी लड़की नहीं हथिया पाए अभी तक। यार बाबू, मुझे लगता तुम भी मधुबाला और हेमा मालिनी के चक्कर में पड़ गए। यार ऐसा तो जयसिटी मिल जाए वही बहुत है यार। ओ यार, तेरी मंडी ना किसी काम की नहीं है सच में। एक ढंग की शक्लें दिखी हैं। नहीं बाबू, ये मंडी जो है ना हीरो की खान है। खान है यार। बस नक्शा चाहिए। हाँ तो 2-4 दिन रुक जाओ। आओ, ये होली का नशा उतरे तो फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें गली का रास्ता। हाँ, सच बोल रहा है? हाँ, क्या बाबू तुम पड़ गए हो इन बेड़ियन के चक्कर में। हाँ तो वहाँ तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो कहाँ लगेगा? बाबू ऐसा कर, हाँ, कुछ गला वाला अत्तर कराओ तो दिमाग चले भाई। यार शाहजी की गला कर दो यार। ये तू ले 100 रुपए ले एडवांस ले यार। और अब मेरा काम बन गया ना, रब दी 100 तेरे को मैं दारू में तरबतर कर देंगा। ओहो, ये हुई ना गल। हाँ यार। हाँ, तो ठीक है बाबूजी, आप ना 4 दिन के बाद मुझे वो एमएलए के घर के सामने मिलना। एमएलए के घर के सामने? हाँ। तो वादा करता है? पक्का वादा। सर की कसम खा। सर की कसम। तैयार है बाबूजी, तैयार। होली के बाद के महीने में सरसों और गेहूं की अच्छी फसल से उस इलाके में खरीदारों की जेबें गर्म हो जाती थीं। लड़कियों की
बहार लग जाती थी। हाँ बाबू, क्या बोलता है? एकदम पका अंगूर है, उम्र 20 की, दाम 3000। और ये तो दिमाग से खिसकाली लगती है यार। और नहीं यार, कोई और दिखा भाई। कंजर तो पागल कर देगा मुझे, रोज रोज भूखे पेट इधर उधर घुमाए फिरता है। एक ग्राहक नहीं फंसता मुझ झोंसे से। जादी दिया, मुंह छेद दूंगा ना तेरा। हाँ बाबू, लेने देने की बात कर। पहली बार आया है, सौदा ठहरा कर भेजूंगा। वो नहीं यार, 2000 से ऊपर एक भी दाम नहीं। देख भाई, ना इसकी ना तेरी, 2300 में सौदा फिक्स कर और 200 मेरे। अरे बहुत घुमा लिया अच्छा मैंने। लेकिन दिमाग तो ठीक ठाक है इसका, वहां जाकर बिदगेगी तो नहीं? अरे ऐसे कैसे बिदक जाएगी बाबू, रोज का धंधा है। आगरा तक टैक्सी कर ले, और हाँ, टैक्सी का भाड़ा तेरी जेब का होगा, मैं भी टहलाता हूँ। आधे पैसे एडवांस देने होंगे, तो गड़बड़ होगी तो पैसे वापस, और हाँ, माल तेरे एड्रेस पे सप्लाई हो जाएगा। ये ले एडवांस, वो बाकी बम्बई पहुंचने पे। ठीक। वो नाम क्या है इसका? नाम? नाम रस भरी अंगूरी, कुछ भी कह ले बाबू, नाम में क्या है। अविनाश ने 1000 रुपए बतौर एडवांस चुकाए और यह तय हुआ कि कलुआ अंगूरी को लेकर दूसरी बस से मुंबई पहुंचेगा, जहां 1300 रुपए की बकाया रकम चुकाने के बाद अंगूरी को अविनाश के हवाले कर दिया जाएगा। हिसाब बराबर, मैं चलता। कजरी एक मुस्कान के साथ मुंबई की जमीन पर थी, इस बात से बेखबर कि स्याह रात का अंधेरा और भी गहराएगा। तुमने सोचने की जरूरत तक नहीं समझी, गए और एक औरत खरीद लाए। अविनाश, You bought a human being? मैंने अगर उसे खरीदा है तो सिर्फ दुनिया को बतलाने के लिए कि इस दुनिया में भी फ्लैशटेड नाम की चीज मौजूद है। इस दुनिया में गुलामी मर नहीं की थी। ये औरत दुनिया को सोचने के लिए मजबूर करेगी, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। तुम पिछले कितने महीनों से इस काम में इन्वॉल्व थे हाँ। और तुमने मुझे बताया तक नहीं। शायद तुमने बताने की जरूरत ही नहीं समझी। खैर, मुझे अब सिर्फ ये जानना है कि तुम अब इसका क्या करने वाले हो। Your symbol of slavery, अविनाश। मैं उसे वापस वहां पर छोड़कर तो आने वाला नहीं दीपा, समझ गई? I'll do some arrangements to rehabilitate her. Rehabilitate? Yeah. ये नेताओं की भाषा में तुम किससे बात कर रहे हो? दीपा, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि तुम इसका अब क्या करने वाले हो। प्लीज, I'm tired, दीपा। ये आज रात कहाँ रहेगी? ये यहाँ नहीं रहेगी अविनाश। दीपा, नहीं, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। अच्छा विनाश, ये बताओ कि वो औरत कोर्ट और प्रेस के सामने अपना इंटरव्यू तो दे पाएगी ना? बॉस, मैं ठीक से बोल नहीं सकता क्योंकि उसमें क्या मतलब? क्या ठीक से नहीं बोल सकते? यही कि वो अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस कर पाएगी कि नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर वो अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी तो फिर क्या कह पाएगी? तू सफर क्या पड़ता है, सारा किस्सा मैं सुना दूंगा। नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तीनों जगह अपने पिटीशन जमा करा चुका हूँ। तुम इसको इतने लाइटली नहीं ले सकते। बॉस, उसका अपने कोर्ट में कागजात जमा करने से पहले तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि वो औरत, क्या नाम उसका? अंगूरी अपनी पूरी बात पूरी दास्तान साफ साफ सबको बताए। अविनाश, यहाँ इज्जत दांव पे लगी है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो।
अगर तुम उस औरत से बातें उगलवाने में तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है तो अनोहिता को कोशिश करने दो। बॉस, दिस माय स्टोरी। हो सकता है वो औरत दूसरी औरत के सामने खुलकर बात कर सके। ये अविनाश की स्टोरी है सर, मैं इस पे कैसे काम कर सकती हूँ? ये किसी एक आदमी की स्टोरी नहीं है, ये एक मुद्दा है। हम सब मिलकर इस पे काम कर सकते हैं। देखो, अविनाश एक मर्द है और एक मर्द ही एक औरत को खरीद सकता है। तुम एक औरत होने के नाते उस औरत के दिल में उतर सकती हो। इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? अविनाश, मुझे इस धंधे की स्टोरी की हेडलाइन कल सवेरे के अखबार में चाहिए, हर हालत में। तुझे कितने में खरीद के लाया था ये? आदमी तो मालदार है ये, और तेरी तो चमड़ी भी गोरी है। खूब महंगी पड़ी होगी तू तो उसे। मत बता मत बता, मैं भी कोई सस्ते का माल नहीं हूं। खूब खुश रखूंगी उसे तेरी तरह। क्या पता उसे मेरा ही झटका लग जाए तो। अंगूरी, मेरा उससे ब्याह हुआ है, वो मेरा पति है। चल चल, फिर उसने मुझ पे इतना नोट क्यों मारे? बात करती है। अगली सुबह अविनाश के आर्टिकल ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अंगूरी की इस कहानी पर अपनी आंखें गड़ा दी। अविनाश वाचस्पति रातों रात एक हस्ती बन गया। मध्य प्रदेश सरकार ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए और उस पर एक औरत को खरीदने के इल्जाम में एक केस दर्ज किया गया। पचौरी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अविनाश की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया। इधर लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए अविनाश ने अंगूरी को कल्याणी नाम के एक निजी अनाथालय में भर्ती कर दिया। मुझसे बात करो अंगूरी, मुझे बताओगी तभी हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। देखो देखो मेरी तरफ, तुम्हारी शादी कब हुई थी? शादी हुए तो 20 बरस हो गए मेरे। 6 बच्चों की माँ हूं मैं। 4 लड़के और 2 लड़कियों को जनाया मैंने। खुद कुछ खाऊं ना खाऊं पर उनका पेट जरूर भरती थी। चुनिया, आजा बेटी, खाना बन गया है। नहीं माँ, मैं अभी चूल्हा झूल रही हूँ ना। मेरा मर्द रोज पीटता था मुझे, सारा सारा दिन खेत जुतवाता था और बदले में खाना देते उसकी जान निकलती थी। अरे ये साले फॉरेन जर्नलिस्ट, ये समझते क्या है अपने आप को? इन्हें मालूम है कि इस देश में ऐसी स्टोरी कवर करने का मतलब क्या है? ये लगाते उस गांव में 4 महीने मेरी तरह से जैसे मैंने लगाए हैं, तब मालूम पड़ता है इनको। Everybody has only one question to ask कि what is going to be Anguri's future? And what about me? What about my future? The person who has actually covered this story? अंगूरी बहुत बड़ी परेशानी बन गई है ना तुम पर। अरे I'm not bothered about Anguri यार, I'm bothered about my future, about my career.
इतनी बड़ी खबर छापने का मतलब समझती हो तुम? इसका मतलब यह है कि इसके आगे भी इससे कम बड़ी खबर नहीं छपनी चाहिए। तुम्हारे बच्चों का क्या हुआ? वो कहाँ रहते आजकल? बच्ची? हाँ, जब मैं बच्ची थी ना तो मेरी अम्मा बहुत नेक बातें सिखाती थी मुझे। कहती थी धो पोंछ के महादेव जी के आगे हाथ जोड़, फिर खाने को हाथ लगा। बहुत बहुत ऊंची जात वाली थी मेरी अम्मा, कोई ऐली गली नहीं थी, ब्राह्मण थी, ब्राह्मण। माँ की सिखाई हुई पूजा अभी भी करती हो क्या? तो उस पुजारी को ही कहा आता था पूजा करना, वो तो खरीद के ले आया था मुझे। तुम्हें मंडी में किसने बेचा? तुम्हारे पति ने? है? ये किसका पति? ये तेरा दिमाग फिर गया है क्या? ये शादी तो हो ले फिर तो आएगा पति। मेरा मर्द तो ये है, ये जो मुझे मोल लेकर आया है, ये अपना बड़े मकान वाला, ना समझ रही? सर, हमने स्टोरी नहीं मुसीबत मोल ली है। कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ। कोई चीज उसके साथ 10 साल पहले हुई है या 10 दिन पहले, उसे किसी बात का कोई अंदाजा नहीं है। बस अड्डे और स्टेशन पे आपको 36 ऐसे मिल जाएगी। उसकी ये उल जुल बातें ही तो तुम्हारी स्टोरी है, ताकि दुनिया को पता तो लगे जितना वो सोचते हैं अंगूरी की ट्रेजेडी उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। 17 मार्च सन 1981 को अनोहिता ने अंगूरी पर एक और आर्टिकल निकालकर तहलका मचा दिया। उसने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चल रहे शरीर व्यापार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की। भारतीय कानून के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ था कि किसी नागरिक ने जनहित में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो। मध्य प्रदेश सरकार ने इस सिलसिले में तुरंत जांच के आदेश दिए। होम मिनिस्ट्री ने इस बारे में फुर्ती दिखाते हुए पुलिस को अंगूरी को अपने कब्जे में लेने का हुक्म दिया। इस दौरान राष्ट्रीय टाइम्स के वकील विक्रमादित्य चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत अर्जी दाखिल करके ये मांग की कि राष्ट्रीय टाइम्स लड़कियों के व्यापार पर नजर रखे हुए है और अंगूरी, जो इस केस का खास सबूत है, उसे कल्याणी अनाथालय से कहीं और न ले जाया जाए। ऑर्डर आएगा तब देखूंगा मैं। मेरे पास अभी यही ऑर्डर है, उनको लेके जाना मुझे। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। घंटे भर के अंदर पचौरी को स्टे ऑर्डर मिल गया, जिसमें यह आदेश भी था कि अंगूरी को राष्ट्रीय टाइम्स की टीम के अलावा किसी और से न मिलने दिया जाए। रिमांड होम में 3 घंटे बिताने के बाद अंगूरी को वापस कल्याणी अनाथालय ले आया गया। अंगूरी को बंदरिया समझ के रखा है क्या? इधर से उधर नचा रहे हो? क्या ठीक है ये? बाल बाल क्या ठीक है ये? बाल राष्ट्रीय टाइम्स के वकील विक्रमादित्य चंद्रा ने इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू करने की ये कहते हुए अपील की कि अगर इस मामले में जरा भी देर हो जाती है तो पुलिस उसका फायदा उठाकर अंगूरी को अपने कब्जे में ले सकती है और लड़कियों के इस व्यापार को झुठलाने के लिए उसके दिमाग को अपने तरीकों से बदल सकती है। योर लॉर्डशिप, आर्टिकल 51A के हिसाब से किसी भी अन्याय की तरफ सरकार का ध्यान खींचना नागरिकों का एक फंडामेंटल राइट है। विद ड्यू रिस्पेक्ट योर लॉर्डशिप, कोर्ट इस तरह के मामलों में दखल नहीं दे सकती, लिहाजा ऐसे मामलों को एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ दिया जाना चाहिए। योर लॉर्डशिप, इतने बड़े स्केल पर इस तरह का बिजनेस सिर्फ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत और उनकी शह पर ही किया जा सकता है। योर लॉर्डशिप, अखबार की खबरें खुद कहती हैं कि कई महीनों के बाद अविनाश वाचस्पति लगभग 10 अटेम्प्ट्स के बाद इस औरत को खरीद पाए। अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए तब भी एक आइसोलेटेड किस्म का केस है। यह खबर बहुत ही आम है और इसमें कोई गवाह भी नहीं है मिलॉर्ड। अंगूरी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गवाह है योर लॉर्डशिप, और इनफैक्ट उसे देखकर इस बात का एहसास होता है कि मेंटल ब्रेकडाउन के कगार पर खड़ी इन औरतों को किस बेरहमी से खरीदा और बेचा जाता है। इसमें पूरी पूरी हिंसा है। योर लॉर्डशिप, सवाल यह उठता है कि जिस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है उसका इकलौता गवाह है कौन? मानसिक रूप से तबाह एक औरत। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा
और अंगूरी की दिमागी हालत का पता लगाने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट की नियुक्ति की गई। तुम्हारा नाम अंगूरी है? मैं तुझे क्या जानूं? पहले इन हरामजादों को बोल खाल में आने को। तेरे को पता है मेरी चप्पल छुपा देते हैं आड़ के भाई। अरे तुम्हारी माँ को तो कसाई उठा के ले जाएंगे। अंगूरी बैठो। देखो अंगूरी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो। मुझे यहाँ से ले चलो अपने साथ। अच्छा तुम शांत होकर बैठ जाओ। तूने देख कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। मुझे देख क्या पहना है, देख। और पेट भर के खाने को भी नहीं देते। हरामजादों के पेट से कुछ बचे तो मुझे मिले ना। कंजर कहीं के। क्यों? तुम भी तो अच्छी धोती पहने रखे हो, हाँ? और खाना भी अच्छा ही मिलता है ना अंगूरी? ये क्या अंगूरी अंगूरी लगा रखा है? हाँ, मेरा नाम अंगूरी अंगूरी नहीं है। हाँ? साइकियाट्रिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अंगूरी एक दिमागी मरीज है और वो अकेले रहने की हालत में नहीं है। इस दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस व्यापार के एक बहुत बड़े पैमाने पर फैले होने की पुष्टि की। सभी इलाकों में छापे मारे गए और इस व्यापार में लिप्त बहुत से दलालों को गिरफ्तार किया गया। तू आ गया मुझे लेने को? तूने इतने दिन मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? हाँ? देख चल अभी यहाँ से चल। देख देख मैं कब से तैयार बैठी हूँ पूरी। मेरी बात सुनो अंगूरी, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें यहाँ से कहीं जाना है, इसे अपना घर ही समझो। और यहाँ दिक्कत ही क्या है? देखो ना, खाना कपड़ा सब कुछ तो मिलता है यहाँ पर। बैठो बैठो, मेरी बात सुनो। मैं ना बैठती यहाँ। इसे तो साथ में परी बना के घुमाता है। इसकी सारी इसके कपड़े देख देख मुझे क्या बनाया थे। इसके तो नहीं चमड़े की चप्पलें। अब मेरी देख कुत्ते की मुट्ठी देख ये। इसे तो सारे टाइम बगल में घुसा के रखता है, सांस सुलाता है। मेरे बिस्तर को देखा है तूने? मेरी बात सुनो अंगूरी, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें रहना है तो यहीं रहना, समझ गए? हम तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं ले जा रहे, ठीक? फिर तूने मुझे खरीदा क्यों? इतने नोट क्यों बेकार है मुझ पे? अरे मुझे वापस करके तेरी रकम ना लौटेगी अब। देख मुझे अपने संग ले चल। मुझे यहाँ मत रख, अपने संग ले चला, अपने संग ले चल। मुझे अपने संग ले चल। सुन मुझे अपने संग ले चल। सुन मेरी बात सुन। मैं तो यहाँ छोड़, मुझे यहाँ छोड़। अंगूरी को ले ले। अब ना कोई फिरेगा। देखो मैंने सोच लिया है कि हम उसे अपने साथ घर ले चलेंगे। मैं उसकी देखभाल कर लूंगी किसी तरह। दीपा प्लीज, दीपा प्लीज। और रख लूंगी हम। इट्स नॉट पॉसिबल दीपा। राष्ट्रीय टाइम्स के साथ मिलकर पचौरी ने अंगूरी को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक फंड की शुरुआत की। अविनाश को इसका ट्रस्टी बनाया गया, लेकिन अंगूरी ऐसा कोई भी पता नहीं दे पा रही थी जहां उसे वापस भेजा जा सके। इसी वजह से उसको बसाना एक बड़ा सवाल बन गया। अविनाश ने उससे मिलना बंद कर दिया। उधर अनोहिता को अनाथालय से लगातार अंगूरी की शिकायतें मिलती रहती थीं। सर मैं अनाथालय के रोज रोज के चक्कर काटकर तंग आ चुकी हूँ। मेरे और भी सारे काम है करने के लिए। ये अंगूरी अचानक मेरी ही प्रॉब्लम क्यों हो गई? अगर हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते तो हम उसे एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं सौंप देते? नहीं, अंगूरी का हमारे पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और फिर फ्लैश स्टेट की सारी इन्वेस्टिगेशन फाइलों में सिमट जाएगी। हमारे कुछ भी करने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा? आखिर में होगा क्या?
सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट पास हो जाएगी, बस। इससे अंगूरी को क्या फर्क पड़ने वाला? अरे फर्क पड़ने वाला नहीं, फर्क पड़ चुका है। क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ने हमारी रिपोर्ट्स के आधार पर उन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया? क्या हमारी रिपोर्ट्स की वजह से उस जैसी और सैकड़ों लड़कियों को उस गंदगी से बाहर नहीं निकाला गया होगा? और औरों की तो छोड़ो, कम से कम हम अंगूरी को तो नरक से बाहर निकालना है ना। एक नरक से निकाल के दूसरे में झोंक दिया। क्या जुर्म किया है उसने जो उसे अनाथालय में बंद करके रखा है? अनुहिता ठीक करे अविनाश, अंगूरी की सारी जिम्मेदारी अब हमारी है और उसकी हर जरूरत, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। अब क्या हुआ? क्या हुआ बोलेगी भी? एक बीड़ी की तलब लगी है, एक बीड़ी पकाते। यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ तेरे लिए बीड़ी लाने वाला। जब से यहाँ डाला है, अगली बार में जो कभी बाहर निकलने दिया हो, कहने को पागल है। ओ, अब रो के मत दिखा मुझे, चुप हो जा। राम सिंह, इसे बीड़ी दिलवा के ला। चल जा। चल खड़िया, आ मेरे साथ। पुलिस ने अंगूरी को ढूंढने के लिए सारे देश में बहुत बड़े स्तर पर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन अंगूरी का कहीं पता न चला। अंगूरी के गायब होने के 12 साल बाद अप्रैल सन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक आदेश जारी किया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वाकई लड़कियों का व्यापार जोरों पर है। लिहाजा इन राज्यों की सरकारों को इस व्यापार को जड़ समेत उखाड़ फेंकना चाहिए। सन 1984 में अविनाश वाचस्पति ने देह व्यापार पर एक और स्टोरी करने के लिए शिवपुरी का फिर से दौरा किया। वहां औरतों का व्यापार अभी भी पूरे जोरों पर था। अविनाश आज भी राष्ट्रीय टाइम्स में कार्यरत हैं, पर अंगूरी की स्टोरी के बाद वो दोबारा कभी इतनी बड़ी सेंसेशनल रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए। अनुहिता भी राष्ट्रीय टाइम्स में चीफ रिपोर्टर के ओहदे पर बनी हुई है। कुछ सालों बाद पचौरी ने एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद को त्याग कर राजनीति को अपना क्षेत्र बना लिया। अंगूरी का आज तक कुछ पता नहीं चला है। रिपोर्टों के मुताबिक औरतें आज भी मंडी में उसी तरह खरीदी और बेची जाती हैं, कभी कभी एक मवेशी से भी आधे दाम पर।